हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 10th। तो बेटे विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट सिंपल साफ बात सुन लो बच्चे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक तक मैंने थ्योरी पढ़ा दी है। वहां तक जिन बच्चों ने नहीं किया है तो ये लेक्चर अभी जब आप देखना स्टार्ट करेंगे ना तो इसको बंद कर देंगे वहीं। जिन बच्चों ने उससे पहले का यदि नहीं किए हैं ना 3 लेक्चर्स, तो इसको यहीं पर बंद कर देंगे और उससे पहले के 3 लेक्चर्स पहले कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात बेटे, आप लोगों के व्हाट्सएप पे ग्रुप के ऊपर मैंने सुबह और ऐप के ऊपर भी मैंने 13 क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल की शीट डाली थी आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। प्लस में एक फॉर्मूले का चार्ट बना के मैंने एक शीट डाली थी और साथ में एक ऑडियो मैसेज मैंने आपको कन्वे किया था कि बेटे जो जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, जो 5 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से लर्न कर लो। किस टर्म को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसकी टर्म की एसआई यूनिट है, उनको लर्न कर लो। जिस बच्चे के यदि वो लर्न नहीं है, जिन्होंने लिख कर नहीं देखे फॉर्मूले, वो जो चार्ट भेजा है ना उसको लिख कर देख लो, ठीक है। जो चार्ट भेजा लर्न करो, फिर खुद लिख कर देखो 5 फॉर्मूले लर्न हुए कि नहीं, एसआई यूनिट लर्न हुई कि नहीं, खुद बना के देखो 2-3 बार लर्न हो जाते हैं तो फिर ये लेक्चर बिगिन करना, तो देखने में मजा आएगा। तीसरी बात बेटे, न्यूमेरिकल्स जो 13 क्वेश्चंस भेजे थे वो आप लोग पहले नोट डाउन कर लेंगे उन न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। वो स्टेटमेंट आपके सामने हो, जब आप लोग ये देख रहे हैं ना लेक्चर्स, तो वो स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हुई हो, इसलिए मैंने वो पहले भेज दिए थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख करके, ठीक है, और फिर सामने बैठना, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ से रीड करूंगा। मैं हर एक क्वेश्चन यदि यहाँ लिखने लगूंगा बेटे तो पॉसिबल नहीं है ना। यदि मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ लिखने लगूंगा तो क्वेश्चन ही लिखते रह जाएंगे, फिर तो टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस लिख लो। जब मैं बोलूं बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आपने उसी स्टेटमेंट को जब मैं रीड करूं तो वैसे ही आपने साथ साथ रीड करना है। हर एक बच्चा ध्यान रखे, जब मैं क्वेश्चन को रीड करूं तो आपने भी स्टेटमेंट के अंदर देखना है क्या सर सही स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, क्या पता मैं ही गलत रीड कर दूं, तो इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आप लोगों ने, ठीक है। तो बच्चे ये काम करने हैं। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे पूरे मार्क्स पहली चीज बोर्ड में दिलाता है। दूसरी बात बेटे, सबसे इजी पार्ट है यदि समझ में आ जाए तो, और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है यदि समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो इसको समझ लेंगे। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, कि कैसे न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है। तो एक बात ध्यान से समझ लेंगे बेटे। सबसे पहली चीज, जब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो पूरी स्टेटमेंट को आप लोगों ने एक साथ नहीं पढ़ना है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तो जिन बच्चों ने बेटे नोटबुक पेन नहीं उठाए ना, वो तीसरी बार मैं बतानी भूल गया, नोटबुक और पेन उठा लो, ठीक है। और जब मैं न्यूमेरिकल को सोल्व करूंगा आंसर यहाँ पर, तो आप लोगों ने जब मैं सोल्व कर रहा हूं तब नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रख लो बेटे। जब मैं सोल्व कर रहा हूं ना प्लीज, तब आप लोगों ने नोट डाउन नहीं करना है। जब वो पूरा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करनी है, उसको नोट डाउन कर लेना है एक साथ। समझ में आई ये बात? ये तरीका अपनाना बेटे, नहीं तो ये नहीं है कि मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रहा हूँ, साथ साथ आप लिख रहे हैं और फिर बात ही ना बने। समझ में आई बात? फिर बाद में खुद से रीड करके देखना ना सॉल्यूशन, फिर पॉज करके नोट डाउन कर लेना। क्लियर हो गई बात? ये ऐसे आप लोगों ने करना है बच्चे। तो पहली चीज बेटे, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट को पूरा एक साथ रीड नहीं करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की रीड करते हैं तो बच्चे सबसे एक एक लाइन एक एक वर्ड को रीड करेंगे ना, जहां भी हमें ये पता लगे कि कुछ स्टेटमेंट में गिवन है। पहली चीज क्या करना होता है स्टेटमेंट के अंदर, न्यूमेरिकल क्लास की यानी कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि सर सबसे पहले हमने गिवन लिखना होता है। क्या लिखना होता है सबसे पहले? कि क्या हमें गिवन है, कि हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स या कौन कौन सी चीजें, हमें कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं, कोई टर्म्स हैं जो हमें गिवन है। जैसे मान लीजिए आपको करंट गिवन है तो करंट लिख लेंगे सर, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है जो गिवन है उसमें, ठीक है। फिर वो सेकंड बात आपको पता होनी चाहिए, सर हमें भी ये पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है, कि स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है वो, कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, निकालवाना क्या चाहता है, वो पूछा क्या है स्टेटमेंट में। ये 2 बातें पता कर लेंगे। और तीसरी बात सर मैंने आपको बताई भी है बार, थर्ड बात जो आपको पता होनी चाहिए सर फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले तो सर पता होने चाहिए ना, फॉर्मूले के बगैर क्या है, ठीक है। अब लोग युद्ध लड़ने चले गए और हथियार घड़ी भूल गए, ठीक है, वेपन्स आप लेके नहीं गए, तो कैसे बात बनेगी बताओ।
तो फॉर्मूले तो मस्ट है, फॉर्मूले नहीं आएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। और फोर्थ चीज जो है ना बेटे वो प्रैक्टिस से आती है, फोर्थ वाली क्या, कि इन फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट करना, कि आप इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इन फॉर्मूलोज का इंप्लीमेंटेशन मैं आपको सिखाऊंगा, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो बेटे न्यूमेरिकल को करने के 4 बातें आप लोगों ने याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। ये आप लोगों ने 4 गोल्डन वर्ड्स लर्न करने हैं। क्या है पहली चीज कि गिवन क्या है, दूसरा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है जो कि स्टेटमेंट करते टाइम। तो आप लोग देख रहे हैं 12वीं में बेटे देखो 50% न्यूमेरिकल यहां सोल्व हो जाएगा, गिवन और फाइंड आउट यदि आप लोगों ने पता कर ले, जो कि उस स्टेटमेंट में गिवन और फाइंड दोनों चीजें दी होती है, ठीक है। 50% तो सोल्व ही हो गया, बाकी 50% काम न्यूमेरिकल का फिर आपको फॉर्मूले लर्न है कि नहीं है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करें। क्लियर होगी बात बेटे। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग नोटबुक पेन उठा लेंगे और पहले समझेंगे स्टेटमेंट को, पहले पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट को की ओर देखते रहेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट की ओर देखते रहेंगे मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ रहा हूं बेटे। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क, देखो मेरी स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका समझना। मैंने ये बोला सर हाउ मच वर्क इज डन, तो हाउ मच का मतलब क्या है बेटे, सबसे पहला न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे हैं, हाउ मच वर्क इज डन। मुझे पता लगा सर वो पूछ रहा हाउ मच वर्क इज डन, तो यानी कि W की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है मेरे से, W वर्क डन की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट। इज डन इन मूविंग, आगे उसने लिखा इन मूविंग 2 कूलम्स, 2 कूलम। अब देखना यहाँ पर एक वर्ड आया 2, अब 2 आया तो मैंने लिख लिया 2 के पीछे क्या लगा है सर, कूलम्स लगा है। कूलम्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। आप लोग खुद सोच के मुझे बताओ 2 कूलम, कूलम किसकी SI यूनिट होती है, कूलम की SI यूनिट मैंने पहले बोला लर्न करनी है तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे। जिस बच्चे को लर्न होगी अब कूलम किसकी SI यूनिट है सर, चार्ज की, तो चार्ज की SI यूनिट है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर Q से, तो मैंने देखो ये लिख लिया कैपिटल लेटर Q, Q की वैल्यू कितनी है 2 कूलम। अच्छा 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118V, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ, देखो यहां पर वो कह रहा है सर एक पॉइंट है जहां पर 118V है। V किसकी यूनिट है, ये V का मतलब वोल्ट, V का मतलब क्या है यहाँ पर वोल्ट, इस V का मतलब है बेटे वोल्ट। और वोल्ट किसकी SI यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, और पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो वो ही कह रहा है कि सर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट, यानी कि 118 वोल्ट के पोटेंशियल से 128 वोल्ट के पोटेंशियल तक मूव करवाने के लिए कितने चार्ज को, 2 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर हुई ये बात। तो आप मुझे बताएंगे सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। ये सर ये V1 इस ए पॉइंट पर है, ये V2 कौन से पॉइंट पर है, सेकंड पॉइंट पर है। इस पॉइंट को 1 मान लिया, इसको 2, तो V1 और वहां पर कितना है 128 V2। तो मैं इसको रब कर रहा हूं नीचे वाली चीज को, जस्ट इसको ये, ठीक है। यहां पर ऊपर लिख रहा हूं मैं ये बात क्या, कि सर V1 की वैल्यू कितनी थी 118 वोल्ट और V2 की वैल्यू कितनी थी 128 वोल्ट। आप मुझे बताइए सर कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। भाई इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 118 वोल्ट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 128 वोल्ट है। मैं आपको बोलूं सर इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है। आप कहेंगे सर 10 वोल्ट का डिफरेंस है, 128 माइनस 118 10 होता है। ये तो कैलकुलेशन माइनस प्लस हमें आती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ V2 माइनस V1 करेंगे तो 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट इज इक्वल टू कितना आया, 10 वोल्ट आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, तो मुझे ये पता लग गया सर गिवन क्या है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरा चार्ज गिवन है, दूसरी चीज पता लग गई सर फाइंड आउट क्या करना है सर वर्क डन। अब तीसरी बात पे चलो, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है सर V इज इक्वल टू W बाई Q, पढ़ा था हमने, बोलो V इज इक्वल टू W बाई Q। फॉर्मूला नंबर 3 आपके फॉर्मूले वाली शीट में जो मैंने लिखा है V इज इक्वल टू W बाई Q। तो आपको लोगों ने क्या निकालना है, W की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से वर्क डन निकालना है। तो वर्क कितना आ जाएगा, ये Q बेटे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन गया V इंटू Q, बोलो। तो W की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट। V क्या है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस।
अच्छा क्यू की वैल्यू कितनी थी 2 कूलम, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, और पीछे एसआई यूनिट क्या आएगी, बोलो वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है जूल, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है जूल, तो 20 जे। बोलो क्लियर है ये बात, तो इजी है। अब पॉज कर लेंगे और जिसको समझ में नहीं आया अभी भी वो रिपीट करके सुन लेंगे ताकि हम जल्दी से कर पाए, ठीक है। पॉज करके अब इसके आंसर को नोट डाउन कर लेंगे, फिर कोई बच्चा ये ना कहे कि सर वो क्वेश्चन नहीं हुआ था, मैं इस पर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आंसर भी आपको नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर चल रहे हैं जल्दी से। अच्छा सेकंड न्यूमेरिकल पढ़िए जरा। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच एनर्जी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच एनर्जी। तो बेटा मुझे एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। हाउ मच एनर्जी पता लग गया, क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज पता लग गई, हमें फाइंड क्या करना है पहली ही लाइन से। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 2 कूलम, 2c लिखा हुआ है, c का मतलब कूलम, और कूलम किसकी एसआई यूनिट होती है चार्ज की, तो q इज इक्वल टू 2 कूलम, 2 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 12 वोल्ट बैटरी। ये वोल्ट किसकी एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो 12 वोल्ट बैटरी का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V से ही रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को ही, पोटेंशियल डिफरेंस को या तो P डॉट डी से भी दिखा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V 12 वोल्ट, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ये V का मतलब एसआई यूनिट का मतलब वोल्ट है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सर V इज इक्वल टू क्या होता था W बाई क्यू, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एक एनर्जी की ही फॉर्म है, तो इस वर्क की जगह पर मैं एनर्जी लिख सकता हूं E अपॉन क्यू। वर्क और एनर्जी का मतलब सेम ही होता है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, 9th क्लास में पढ़ के आए थे। तो अब मुझे बताओ एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालने का मतलब क्या है कि आपने वर्क ही निकालना है, एनर्जी का मतलब क्या है कि आपको वर्क ही फाइंड आउट करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करना था। तो E इज इक्वल टू V इंटू क्यू, वही सेम, V की वैल्यू 12 वोल्ट, Q की वैल्यू कितने कूलम चार्ज था 2 कूलम, कितना आ गया 24 जूल, एसआई यूनिट क्या आएगी जूल, 24 जूल, क्लियर है। तो इसको रब कर रहा हूं बेटे मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। हाउ मच करंट, देखेंगे स्टेटमेंट की तरफ देखेंगे बेटे। हाउ मच करंट, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 220 V, V का मतलब वोल्ट, ड्रॉज फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 220 V, 220 वोल्ट, तो V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, बेटे ये ओम का सिंबल होता था ओमेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ सर, आपने पढ़ा सर ओम्स लो, ओम्स लो क्या कहता था V इज इक्वल टू आर आई, आपने क्या निकालना है I, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी V बाई आर, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 220 और R की वैल्यू कितनी है 1200, ठीक है। तो जीरो से ये जीरो क्या हो गई है कैंसिल, ठीक है। ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 11, तो 11 बाई 60 को सोल्व कर ले, तो इसको आपने सोल्व करना है, जो भी आए 11 बाई 60 में लिख देता हूँ, आप फ्रैक्शन को सोल्व कर लेना, ठीक है। और पीछे एसआई यूनिट क्या आएगी एम्पियर, एम्पियर को किससे दिखाते हैं कैपिटल लेटर A से, तो 11 बाई 60 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हो जाएगा। तो इसको बेटे जल्दी से पॉज करके नोट डाउन करते चलेंगे आंसर्स को, और जिसको समझ में नहीं आया रिपीट करके सुन लेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4th है। तो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है बेटे, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, देखो व्हाट का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है इस बार, ठीक है। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, टू सेंड ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, तो करंट का मतलब I 6 एम्पियर, ठीक है, थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस 60 ओम, थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस 60 ओम, ये लो, ठीक है। अब फिर से मुझे बताओ V इज इक्वल टू क्या होता है आर आई, R की वैल्यू कितनी है 60, I की वैल्यू कितनी है 6, कितना आ गया 360, 360 के पीछे क्या आ जाएगा वोल्ट, वोल्ट क्या थी एसआई यूनिट थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 360 वोल्ट, ठीक है। इजी है क्वेश्चन काफी।
तो बेटा ये तो बेसिक से न्यूमेरिकल है, मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा रहा हूं बेसिक्स की, अभी आएंगे आगे न्यूमेरिकल बढ़िया। ठीक है, ये तो इसलिए है ताकि आपको फॉर्मूले ऐसा यूनिट लर्न हो जाए बस, इसलिए ऐसे इजी करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है सर, वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, तो 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, देयर इज करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, देयर इज करंट ऑफ, करंट को आई से 2.5 मिली एम्पियर, बेटे स्मॉल एम और कैपिटल ए, स्मॉल एम कैपिटल ए मिली एम्पियर, ये एसआई यूनिट होती है सॉरी, ये एसआई यूनिट नहीं है, स्मॉल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, मिली एम्पियर। तो आप मुझे बताइए आगे सर V इक्वल टू क्या होता है, आर आई, आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा V अपॉन आई। अच्छा V की वैल्यू कितनी है सर 12 और I की वैल्यू कितनी है 2.5 मिली एम्पियर। पहली चीज सर, यदि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी टर्म आपकी एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल करते टाइम, हमेशा ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यदि कोई क्वांटिटी एसआई यूनिट में नहीं है, आप मुझे बताओ करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, लेकिन ये करंट किसमें गिवन है मिली एम्पियर में, तो इसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 1000। तो देखो जरा यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई 1000, तो ये एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं रखूं 2.5 डिवाइड बाई 1000, तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ये 1000 जो ये बेटा ऊपर ही जाएगा 1000 और ये 2.5। अब देखो ये पॉइंट हटाऊं यहां से, इस पॉइंट को यदि मैं रिमूव करूंगा तो एक 10 और आएगा नीचे और वो 10 भी कहा जाएगा, एक 10 और आएगा नीचे, यहाँ पर 2.5 पर डेसिमल रिमूव, ये 10 भी कहा जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ये आ गया। अब 25 4 से कितना होता है भाई 100, 400 पर कैंसिल हो गया, और ये 12 4 से 48, 4800 और पीछे एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, तो 4800 ओम। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करेंगे, इसमें मेन बात ये समझाना चाह रहा सर, यदि एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जल्दी से रीड करके बताएंगे मुझे कि सर क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, खुद से करके देखेंगे जल्दी से। एक करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर, एक करंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे ये, एक करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर, फिर से वही बात, पहले इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर ले, 250 अपॉन 1000 एम्पियर, कर लिया कन्वर्ट। आगे देखो नेक्स्ट है, फ्लोज थ्रू ए 4 किलो ओम रेजिस्टर, 4 किलो ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू सर ये 4 किलो ओम, के का मतलब किलो, ये ओम का सिंबल था किलो ओम। अब मैं आपको बता दूं यहां पर लिखकर सर, इसको नोट डाउन कर लेंगे, 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम। जिस प्रकार से बेटे 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं ना, ऐसे ही 1 किलो ओम के अंदर 1000 ओम होते हैं। तो इसको एसआई यूनिट में करना पड़ेगा, इसको भी, ये तो एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम होती है, लेकिन ये तो किलो ओम में, तो कितना ओम हो जाएगा ये 4000 ओम। ठीक है, आगे पढ़ो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस V। फॉर्मूला क्या है सर V के लिए, V इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था ना, तो V इज इक्वल टू क्या है RI, तो करो R इंटू आई, R की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी 4000 और I की वैल्यू कितनी है 250 डिवाइड बाई 1000, ये 0 से 3 0 क्या हो गई कैंसिल, 25 4 जा 100 और एक 0 ये हो गई, कितना आ गया 1000 वोल्ट, कितना आ गया ये 1000 वोल्ट फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट, इसको सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, नोट डाउन कर लेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 में, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। साफ साफ दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, कितना आसान है, V इज इक्वल टू 60 वोल्ट, दे रखा साफ साफ।
आगे व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, व्हाट करंट विल द हीटर, उसने पूछा व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉज, ठीक है, व्हेन इट इज कनेक्टेड, व्हेन विल द हीटर ड्रॉज, आगे पूछा व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। व्हाट करंट विल द, व्हाट करंट का मतलब मैंने देखो पहचान लिया मैंने, व्हाट करंट मतलब कितना करंट, आई की वैल्यू फिर से पूछ रहे हैं, कब पूछ रहे हैं लेकिन आई की वैल्यू, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है 120 वोल्ट, 60 से 120 वोल्ट कर दिया। आप लोग मुझे बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है सर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही ज्यादा करंट भी बढ़ेगा। पढ़ाया था ना ये ओम्स लॉ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप मुझे बताओ कितना बढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है सर 2 गुना, 60 से कितना हो गया है 120 वोल्ट, तो करंट भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। बड़ा ही सिंपल, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मूले से करना है, एक मेथड तो ये है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करके ऐसे लिखना पड़ेगा उसमें, लेकिन एक तरीका और है, देखो एक तरीका और है हमारे पास। आपको पता है सर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको V1 मान लो, इसको I1, इसको I2 और इसको V2। आप लोग पहले इस केस में आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ से पहले मैं R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या निकाल लेंगे, R। V इज इक्वल टू क्या होता है RI, तो R की वैल्यू क्या आएगी V अपॉन I, तो ये V1 ये I1, तो ये V1 और ये I1। V1 की वैल्यू कितनी थी 60 और I1 की वैल्यू कितनी थी 4, तो कितना ओम आ गया 15 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना है उसका, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, अब इस वाले केस पर अप्लाई करके बताओ मुझे ये सेम। V इज इक्वल टू क्या होता है RI, ये V2 है अब, ठीक है, ये I2 निकालना है मैंने। R की वैल्यू तो वही रहेगी जो पहले थी, R इज कांस्टेंट इस केस में। तो बेटे V2 की वैल्यू क्या, I2 निकालना था, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी V2, R इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड V2 अपॉन R। V2 की वैल्यू कितनी है 120 और ये कितना है 15, 15 8 से कितना होता है भाई 120, तो 8 एम्पियर। बोलो करंट 8 एम्पियर आया कि नहीं आया, तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है। वापस रिपीट करके देख लेंगे फिर से। मैंने क्या किया है, यहाँ से पहले V1 I1 से पहले R निकाल लिया, वो वाला R मैंने फिर से पहले यहाँ ओम्स लॉ लगाया, वहां से मैंने R निकाल लिया है, फिर इस R को वापस से मैंने इन दोनों के ऊपर ओम्स लॉ लगाया V इज इक्वल टू RI, फिर उस R की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, I2 निकाल लिया, बस इस बार V2 ले लिया मैंने 120 वोल्ट, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटे ये 7 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। अब चलते हैं आगे सर। तो बेटे ये 7 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए पहले, ठीक है। 7th के बाद नेक्स्ट वाला मैं नेक्स्ट वाली एक और वीडियो डाल रहा हूँ दूसरी, ठीक है। उसमें 8th 9th और जो बाकी के 6 क्वेश्चन है ना, वो उस दूसरी वाली वीडियो में आपको करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। दोनों एक साथ ही डाल देंगे फिर, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 10th। तो बेटे हम न्यूमेरिकल्स अपने कर रहे थे, 7 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, जो एक शेड आपकी थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब हम 8th न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। तो 7 + 6 न्यूमेरिकल हमारे बचते हैं। आज भी कुछ नए कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे वो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें, ठीक है। लेकिन 8th क्वेश्चन के लिए कोई कंसेप्ट नहीं सीखना है, 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा इजीली। देखो कैसे हो जाएगा बेटे, रूल्स वही रहेंगे, गिवन, फाइंड, फिर फॉर्मूला और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन। यदि एसआई यूनिट में नहीं है चीजें तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, बस, बड़ा ही आसान, ठीक है। यदि आपको कोई भी न्यूमेरिकल चीज, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे दिया, 5 है, 20 है, 120 है, कुछ भी दे रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या गिवन है, आपको नहीं पता लग पा रहा कि क्या गिवन है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे की यूनिट चेक कर लो बस। जैसे आपके पास 2 के पीछे ए लगा हुआ है, तो आपको पता लगेगा ना कि 2 के पीछे ए का मतलब एम्पियर है, और एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, तो इसका ऑब्वियस बात है कि वो करंट ही गिवन होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम मैंने लिखा 120 V, तो V का मतलब वोल्ट है,
और वोल्ट किसकी SI यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ऑब्वियस बात है वो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। समझ में आ रही बातें? तो इसका ध्यान रखा करो कि आप पीछे की SI यूनिट देख करके ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी टर्म गिवन है हमारे पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बेटे, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक कॉपर वायर है जिसकी की लेंथ है 2 मीटर। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L की वैल्यू आपके पास गिवन है सर 2 मीटर। M का मतलब मीटर, मुझे पता लग गया ये लेंथ है। अच्छा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऐसे दिखाते हैं, कितना गिवन है? 1.7 इंटू 10 की पावर -6। जिन बच्चों को ध्यान से देख लो ये चीज, यदि आपको नोट्स में ढंग से नहीं दिख रहा है तो 1.7 इंटू 10 की पावर -6 है। 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, आगे हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, आर की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। बोलो, तो L गिवन था, A गिवन था, R गिवन था। पूछा क्या है देख लेते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। रेजिस्टिविटी का मतलब रो की वैल्यू निकालनी है। रो पी की, जो पी की शेप में मतलब रो का मतलब रेजिस्टिविटी। तो रो की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। आप लोग ही मुझे बता देंगे जल्दी से। देखो मैं यहां कर रहा हूं ऊपर। R इज इक्वल टू क्या होता था? रो L बाई ए। बेटे ये फॉर्मूला था कि नहीं था? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये फॉर्मूला था कि नहीं था? क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5 जो लास्ट फॉर्मूला था। अच्छा, मैंने रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से। तो ये A पहले तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू ए, और जो ये L ऊपर जो मल्टीप्लाई में था ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R इंटू ए अपॉन L। अब निकालो जरा, R की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2। एरिया की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10 की पावर -6। बोलो, और डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ कितनी थी? 2 मीटर। ये देखो, अब मुझे बताओ ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू, देखना जरा, ये पावर जो है -2 और -6 दोनों 10 की पावर है। तो जब बेटे 10 और 10 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। -2 -6, -2 और -6 कितना होता है? माइनस का 8। तो 10 की पावर -8। अब मुझे बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? ओम मीटर। तो ये देखो ओम का सिंबल, ये ओम का सिंबल लगाया और पीछे लिखा मैंने M मतलब मीटर। तो ओम मीटर। क्लियर? नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। फिर अब हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। हो गया सर ये नोट डाउन? क्वेश्चन नंबर 9 में चलो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है पहले। सेम स्टेटमेंट के साथ ही आता है, सेम स्टेटमेंट के साथ आता है बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm का मतलब मिलीमीटर। तो एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर, वायर की जो डायमीटर है डी की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर mm। ठीक है, ये गिवन है सर। आगे समझना, आगे उसने लिखा एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। क्या गिवन है? रेजिस्टिविटी। ये रो की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर रेजिस्टिविटी गिवन है। आगे उसने लिखा सर कि ए पार्ट जो है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। व्हाट विल बी द लेंथ, देखो हमारा तरीका वही रहेगा, व्हाट विल बी द लेंथ ए पार्ट में, व्हाट विल बी द लेंथ, एल की वैल्यू निकालनी कब? टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए? 10 ओम। आर की वैल्यू कितनी है? 10 ओम। तो अब आप मुझे बताओ सर फॉर्मूला क्या रहेगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देखो ये फॉर्मूला था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैंने क्या निकालना है? एल।
तो एल की वैल्यू कैसे निकालूं मैं बताओ। एल की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो पहले तो ए इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर इंटू ए और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रो। बोलो ये फॉर्मूला आ जाएगा यहां से, एल की वैल्यू निकालनी है तो अब अप्लाई करो। पहली चीज सर ये ए देखो ध्यान से समझना बेटे, आर गिवन है सर 10 का, ए गिवन नहीं है, एरिया गिवन है यहाँ कहीं, एरिया तो गिवन ही नहीं है। अच्छा रो तो गिवन है, आर भी गिवन है, ये एरिया गिवन नहीं है, तो एरिया के बगैर लेंथ निकाल लेंगे कैसे, पहले क्या निकालना पड़ेगा एरिया। अच्छा एरिया कौन सा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, मैंने फॉर्मूले वाले शीट में सबसे लास्ट में लिख के भी दिया आपको, ये सर एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, पहले तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब पहले ये आर क्या है, आर का मतलब यहाँ पर रेडियस, तो डायमीटर दे तो रखी है, देखो डायमीटर क्यों दी थी, डायमीटर से पहले क्या निकालो रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ होती है सर, डायमीटर का हाफ करो, डी की वैल्यू कितनी थी 0.5, 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये 0.25 मिलीमीटर, बोलो हो गया 0.25 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं सर, रेडियस निकाली पहले 0.25 मिलीमीटर। क्या मिलीमीटर एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की, एरिया की, सॉरी लेंथ की, रेडियस की, मीटर, मीटर होती है, वो तो मिलीमीटर में, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.25 डिवाइड बाई 1000। अब मुझे बताओ अभी मीटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बेटे मैं इस जब 0.25 को यदि मैं इस पॉइंट को यदि रिमूव कर दूं, इस पॉइंट को, ये वाला जो डेसिमल है, तो नीचे 100 और आ जाएगा, तो 25 अपॉन, देखो 1000 तो ये पहले ही था, 3 जीरो तो पहले थी, ये पॉइंट को मैं हटा दूंगा तो 2 जीरो और आ जाएंगी, तो कितनी जीरो होगी टोटल 5। अब मैं इसको ये लिख सकता हूं R इज इक्वल टू 25 अपॉन 10 की पावर 5, क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो 25 इंटू 10 की पावर -5 हो सकता है, बोलो ये रेडियस आ गई सर, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। अपनी कलाकारी मत दिखाना, नहीं तो तुम लोगों से सोल्व नहीं होगा ये, और ये बात बिल्कुल श्योर है, आप लोगों को लग रहा होगा आसान है सर, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकालने हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटे, ठीक है। मेरी गारंटी है एक सिंगल बच्चे से आंसर नहीं निकलेगा इसका, यदि रेडियस आप लोगों ने जैसे मैंने निकाली है 25 इंटू 10 की पावर -5 नहीं निकाली, तो ऐसे करना है आप लोग, पता है अगर तो नीचे जीरो रखते रखते ये इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसकी 2 2 5 5 से 10 जीरो स्क्वायर करके 10 जीरो लगाते, ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, पावर में ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो नीचे पावर प्लस में थी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुई तो कैसे हो गई 10 की पावर -5, इसलिए माइनस आया, क्योंकि पहले डिनोमिनेटर में थी, नोमिनेटर में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, क्लियर ये बात। अब आगे देखो, अब आर तो आ गया सर, अब क्या निकालना है एरिया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर, ये देखो। तो अब एरिया निकालो यहां से आगे, 22/7, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625, और ये देखना भाई -5, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 2 जा 10, 10 की पावर -10 हो जाएगा। आप लोग पता क्या करते हो, 10 की पावर -25 कर देते हैं, इस अरे 5 का थोड़ी स्क्वायर करना है, 5 तो यदि है तो ये मल्टीप्लाई में होंगी पावर, 5 2 जा 10, -10 हो जाएगा। और एसआई यूनिट क्या होती थी एरिया की, मीटर स्क्वायर, एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो इतना एरिया आ गया ये। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले में रख दे, इस वाले फॉर्मूले में रख दे, इसके बाद L इज इक्वल टू R A बाई रो रख दे पक्का। तो L की वैल्यू निकालनी है, R कितना है 10 ओम, R कितना है 10 ओम, एरिया कितना है, ओम नहीं लगाते यूनिट, एरिया कितना है 22/7 इंटू 625 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइड, नीचे क्या है रो, रो मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी देखो ये रही बेटे कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब इसको सोल्व कर लें, ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर लें, कैसे करेंगे सोल्व देखो जरा। सबसे पहली बात बेटे ये 10 है, ऐसे रख लो, 22/7 एज इट इज है, 625 भी एज इट इज है। मुझे एक बात बता देना बस, ये 1.6 का पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा 10,
अब ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 ऊपर जाएगा, इस 10 को मैं हटाया मैंने और इस 10 को ले गया ऊपर, पॉइंट हट गया भाई 1.6 का, इंटू 10 की पावर -10 ये था ही, नीचे देखो 10 की पावर -8 है नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगी तो पावर कैसे हो जाएगी प्लस, तो ये +8 हो जाएंगी, बोलो। अच्छा -10 + 8 -2 आएगा, ये 10 और ये 10 इंटू 100 हो गया, 10 इंटू 10 100 को 10 की पावर 2 लिख लूं, 22/7 इंटू 625/16, 2 8 जा 16, 2 11 जा 22, कैंसिल कर लिया भाई मैंने, ठीक है, या फिर ऊपर ही कैंसिल कर लेते। अच्छा इंटू ये देखना, ये 10 और ये वाला जो 10 था, ये 10 और ये 10 मिला के तो ये 100 बन गया है, देखो ये 100 बन गया, 10 की पावर -2 सॉरी 10 की पावर 2 बन चुका है। अच्छा 10 की पावर ये कितनी हो गई, -2 हो गई है, बेटे ये देखो 10 की पावर +2 है, ये 10 की पावर +2 है और ये 10 की पावर -2 है, इससे ये पूरी क्या हो गई है, कैंसिल, ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, सॉरी 11 5 जा 55 का 5, 11 2 जा 22 + 5 27, ठीक है, 11 5 जा 55 का मैंने 5 ले लिया, 11 2 जा 22 + 5 27, 11 6 जा 66 + 2 68 डिवाइड बाई 8 7 जा 56, ये 8 7 जा 56 से इसको कैंसिल करोगे बेटे 122.7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको, बोलो कर लेंगे, तो इसको सोल्व कर लेंगे, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप लोगों से कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई बच्चा सोच रहा हूं मैं कर लूंगा तो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटे पॉज करके, जो चीज बात समझ में नहीं है इसको वापस रिपीट करके देख लेंगे नीचे की कैलकुलेशन में, यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। अच्छा बेटे अब हमने ना एक कंसेप्ट समझना है, अच्छा भाई कंसेप्ट क्या है वो देख लेना बेटे। आप मुझे बताओ, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या था कि जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज होगी उतने टाइम्स रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, या जितने टाइम्स लेंथ डिक्रीज होगी उतने टाइम्स रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। जितने गुना लेंथ बढ़ेगी उतने ही गुना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितने गुना लेंथ कम होगी उतने ही गुना रेजिस्टेंस भी कम होगा। पहला फैक्टर ये था। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपने लेना है। क्वेश्चन नंबर है बेटे आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पार्ट ए, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन 11 पार्ट ए। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी मेटल वायर की यदि इफ इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड, यदि लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाए। ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे ये, और उसका पार्ट ए है। कैसे बताएंगे सर, आर प्रोपोर्शनल टू एल, इफ लेंथ इज ट्रिपल्ड देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल्ड। यदि लेंथ 3 गुना कर दी तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो क्योंकि आर डायरेक्टली टू एल होता है, सो इफ आप क्या लिखेंगे सर, इफ लेंथ इज ट्रिपल्ड, ठीक है, देन इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, देन इट्स रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल्ड। बोलो ए पार्ट हो गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी 11th का पार्ट बी देखो। पार्ट बी में क्या है बेटे कि आर जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, आर जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, यानी कि एरिया जितना इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज होगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली मतलब उल्टा होगा इसमें, ठीक है। यदि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है।
तो आप मुझे सोचकर बताओ, एरिया ऑफ बी पार्ट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ। एरिया क्या हो गया है? हाफ। एरिया हाफ का मतलब क्या है? एरिया कम हुआ है। एरिया कम हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो हाफ का उल्टा क्या होता है? हाफ का रेसिप्रोकल करो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1 होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखो 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। तो यदि एरिया जो है वो हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका उल्टा होगा। और उल्टा कितना होगा? 2/1। कितने टाइम हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो आप ये बताएंगे सर, इफ एरिया इज हाफ, लिख देंगे इफ एरिया इज हाफ कह लीजिए या फिर हाफ कह लीजिए, देन रेजिस्टेंस becomes 2 times the previous। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम्स 2 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। पहले से 2 गुना हो जाएगा। मान लीजिए पहले 10 था तो अब 20 हो जाएगा। पहले 10 ओम था तो अब 20 ओम हो जाएगा। पहले 30 ओम था तो 60 ओम हो जाएगा। क्लियर है? तो ए और बी पार्ट समझ में आ गए बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें सोल्व करवा देता हूँ धीरे धीरे। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, देखना। अब मेन कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये तो इजी बातें थी सारी। ठीक है, अब गौर से सुनना। देखो, एक बात हमेशा याद रखना बेटे, रेजिस्टेंस जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी वायर के डायमीटर के स्क्वायर के। इसको नहीं दिख रहा तो अब देख लो, डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, और इसका क्या कर लेते हैं? स्क्वायर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। किसी भी कंडक्टर की या वायर की डायमीटर के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई पहले? पक्का? तो इसका मतलब क्या हुआ वो जरा समझो। मैंने आपको ये बताया सर कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L/A। सुन लेंगे ध्यान से। कोई वायर थी, कोई भी वायर थी, उसका रेजिस्टेंस R था, रेजिस्टिविटी रो थी, लेंथ उसकी क्या थी? L थी, एरिया जो था वो A था। A कब था? जब उसकी रेडियस R थी, पाई R स्क्वायर। अब यदि मैं रो L/A, A की जगह क्या रख दिया? पाई R स्क्वायर। पाई R की जगह क्या रखूंगा मैं? डायमीटर का हाफ। भाई रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर। सॉरी, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का क्या हो गया? हाफ। डायमीटर का हाफ हो गया, ये इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं रो L/पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यानी कि इस 4 के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। आप लोग मुझे खुद सोचकर बताओ, क्या कभी इस पाई की वैल्यू 22/7 से अलग हो पाएगी? कभी? हमेशा 22/7 ही रहेगी। पाई हमेशा इज इक्वल टू 22/7 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि इस पाई के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट है। क्या कभी आगे चल के ये हो जाएगा कि सर रेडियस का फॉर्मूला डायमीटर अपॉन 3 हो जाएगा, या डायमीटर अपॉन 5 हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 4 हो जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला हमेशा ही जिंदगी भर जब तक आप जियोगे कितना होगा? डायमीटर अपॉन 2 ही होगा। यानी कि वो हमेशा d/2 आएगा आर की जगह, और ये हमेशा 4 होगा। यानी कि 4 कांस्टेंट वैल्यू, इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। इतनी बात समझ में आई? यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो L/d स्क्वायर। फॉर्मूला आपने अप्लाई नहीं करना है ये कहीं पर भी, ये फॉर्मूला अप्लाई कहीं पर भी नहीं करना है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब आपसे कोई पूछे कि डायमीटर को हाफ कर दिया तो आपने ये अप्लाई करना है। ठीक है, वैसे R इज इक्वल टू रो L/A से पूरा एरिया निकालेंगे प्रॉपर, ये मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट। ठीक है, देख रहे हो तुम, R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? के डायमीटर के स्क्वायर के। आगे कि नहीं आगे? नीचे। ठीक है, अब जरा समझना, मैंने बोला कि डायमीटर इज डबल्ड। मैंने ये बोला कि डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर को डबल कर दिया सर। डायमीटर को डबल कर देने से क्या होगा तुम लोग मुझे बताओ। डायमीटर डबल हो गई तो पहले तो डी थी, पहले तो यहाँ कितना था? ये डी था। अब यहाँ पे क्या आएगा?
d अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा। मैं इस बात को मिटा देता हूँ भाई, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं सीधा फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, पहले तो डायमीटर कितनी थी, d थी, अब डायमीटर क्या हो गई है, डबल। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, डायमीटर इज डबल्ड। देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी में पूछा हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा इफ द डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो डायमीटर डबल हो गई है। पहले रेजिस्टेंस R था, रेजिस्टिविटी रो थी, लेंथ L थी, डायमीटर D थी, लेकिन अब केवल क्या चेंज हुआ है, डायमीटर चेंज हो गई है, डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, डायमीटर डबल हो गई है तो नया रेजिस्टेंस निकालना है, तो न्यू रेजिस्टेंस को मैं दिखा लेता हूं R1 से। न्यू रेजिस्टेंस किससे दिखा लिया मैंने, R1 से दिखा दिया। अब रेजिस्टेंस देखते हैं जरा, क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं होगी, वो रो ही रहेगी। लेंथ भी चेंज नहीं की, वो L ही है, केवल क्या चेंज किया बेटा, ये D की वैल्यू, पहले डायमीटर D थी, अब डायमीटर डबल होगी। डबल मतलब पहले D थी तो अब कितनी हो गई है, 2D, तो नीचे क्या आएगा 2D, तो 2D का क्या करेंगे स्क्वायर, 2D का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, रो L बाई 2 का स्क्वायर 4 और D का स्क्वायर D स्क्वायर। आगे आप खुद सोचकर मुझे बताओ, ये रो L अपॉन डी स्क्वायर, देखो मैंने सर्किल जो किया है, जो मैंने सर्किल किया है, रो L अपॉन डी स्क्वायर, रो L अपॉन डी स्क्वायर, ये तो पहले वाला रेजिस्टेंस इतना है, तो इसके जगह पर मैं क्या रख दूंगा, देखो जरा ये बात समझना भाई। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ R1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये रो L अपॉन डी स्क्वायर, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया R, क्यों लिख दिया, देखो ये रख दिया मैंने, और नीचे क्या बच गया यहाँ पर, केवल ये क्या बच गया 4 बच गया, तो R अपॉन 4। तो आप मुझे बताओ कि सर जो न्यू रेजिस्टेंस है, जो अब नया रेजिस्टेंस आया, वो पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना है, 1/4 है, पहले से कितना डिक्रीज हो गया, पहले यदि रेजिस्टेंस R था तो अब रेजिस्टेंस कितना है, R/4। क्यों, क्योंकि डायमीटर क्या हो गई है, डबल हो गई है। जिस बच्चे को बात समझ में नहीं आई बेटे, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो, लेकिन समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, दोबारा से एक बात सुन लेना, ठीक है, तभी सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये 9th का बी पार्ट हो गया सर, ठीक है, 9th का बी पार्ट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी है सर, 1 मीटर। आधे बच्चे समझते हैं सर रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो समझते हैं रेजिस्टेंस ही, लेकिन आगे है इज 26 ओम। 26 ओम का मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 26 ओम। ओम किसके से यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, तो आर की वैल्यू होगी 26 ओम। एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे कोई काम का भी नहीं है। If the diameter of the wire is 0.3 mm, if the diameter of the wire is 0.3 mm millimeter, what will be the resistivity of the metal? What will be the resistivity? रो की वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ बेटे, R is equal to रो L by A होता है फॉर्मूला भाई, क्या निकालना है, रो की वैल्यू क्या आएगी, R into A upon L। ठीक है भाई, बताओ जरा, R की वैल्यू कितनी है, 26, अच्छा L की वैल्यू कितनी है, 1, एरिया की वैल्यू दे रखी है, नहीं, क्या दे रखा है, डायमीटर। डायमीटर से पहले क्या निकालेंगे, रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, 0.3 का क्या कर देंगे, हाफ मिलीमीटर होगा पहले, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 का हाफ करके बताओ, 0.15 मिलीमीटर आ जाएगा। और अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। मीटर में कैसे करें, 0.15 अपॉन 1000 मीटर हो गया कन्वर्ट मीटर में मिलीमीटर से। अब ये 15 की 2 जीरो भी नीचे ले आऊं तो कितनी जीरो हो जाएंगी, 5 जीरो। 5 जीरो के लिए 10 की पावर 5 मीटर, और ये आर की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अब क्या निकाल लेंगे, एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/8,
7r की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर। बोलो कर लोगे? तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225 इंटू 10⁻⁻10। बोलो ये एरिया आ गया सर। इस एरिया को यहाँ पुट कर देंगे इसमें, बोलो इस एरिया को यहाँ पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में RA/L में, और यहाँ से रो की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे मैसेज पे बताएंगे सर क्या आया। ठीक है, समझ में आई बात? मैसेज पे बताएंगे या अपने जो ये यूट्यूब पे जो वीडियो आएगी उसमें कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है कि सर रो की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है बेटे, चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने ये सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सर ए और बी पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ए और बी पार्ट हम कर चुके हैं, सी और डी पार्ट हमने करना है। आप लोग ही मुझे बता देंगे जल्दी से सी पार्ट, क्योंकि मैं समझा चुका हूं वैसा सेम। जिस बच्चे ने समझा है ना वो बता देगा। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सी। 11 पार्ट सी देखो, डायमीटर इज डबल्ड, what would be the effect on the resistance of a metal wire if diameter is double? डायमीटर डबल हो गई तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अभी थोड़ी देर पहले किया था। रेजिस्टेंस कितना हो जाता है डबल हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। क्यों हो जाएगा बताना जरा, क्यों? देखो क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। अब देखो वो क्या कह रहा है सर, डायमीटर कितना हो गया है डबल, तो ये 2d का स्क्वायर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? नया रेजिस्टेंस निकालना ना R1, पहले d था तो d स्क्वायर था, अब R1 निकाला कितना हो गया 2d स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू देखो 1 ये कितना आएगा 4d स्क्वायर। ये 1/d स्क्वायर किसके इक्वल है? पुराने वाले के। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 इंटू R। बोलो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केवल डायमीटर चेंज किया, तो इसलिए मैंने रो और एल लिए नहीं फॉर्मूले में, वैसे ही पहले मैंने प्रॉपर सोल्व किया था। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अच्छा पार्ट डी पार्ट और मुझे बताओ। डायमीटर इज हाफ, अब की बार डायमीटर क्या हो गया हाफ हो गया। फिर से वही बात भाई, रेजिस्टेंस R, डायमीटर डी थी तो डायमीटर कितनी d स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अब नया रेजिस्टेंस R1 निकालना है। फिर से वही बात R1 निकालना है। डायमीटर कितनी हो गई है हाफ हो गई है, तो मतलब डायमीटर क्या हो गई है अब 1/d/2 हो गई है, पहले से हाफ हो गई है, तो d/2 का स्क्वायर आएगा। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी 1/d²/4 आएगी। बोलो ठीक है, तो R1 की वैल्यू 4 का जाएगा ऊपर, तो 4 इंटू 1/d² आ गया। ये बेटे पहले पुराने वाला रेजिस्टेंस था 1/d², तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू R। बोलो पुराने वाले से कितने गुना है 4 गुना है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? आप लिख के लिख दोगे डी पार्ट में कि रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज 4 टाइम्स। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। बोलो कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटे ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर, 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आए हुए सीबीएसई में आए। ये बाकी सारे क्वेश्चन ही लगभग आए हुए हैं, जो स्टार्टिंग वाले करवाए थे वो बेसिक्स थे बस। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ 8 से लेकर और इससे पहले भी 1-2 क्वेश्चन वो सब आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, रिपीटेड क्वेश्चन है काफी बार। क्वेश्चन नंबर 12 में ए 4 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है सर 4 ओम। ठीक है, 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। बहुत ध्यान से समझना, ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर, एक वायर थी 4 ओम उसका रेजिस्टेंस था और उसको डबल्ड ऑन इट का मतलब क्या है कि उसको ऐसे फोल्ड करके डबल कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, ये एक वायर है ऐसे लंबी है ये, ठीक है, इसको ऐसे डबल कर दिया,
डबल ऑन इट, ऊपर कर दिया इसने। तो डबल कर देने से क्या हुआ, इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई, यानी कि एरिया तो क्या हो गया डबल, और लेंथ क्या हो गई हाफ। कई बच्चे सोचते हैं सर ये 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। डबल्ड का मतलब बच्चे समझ आते हैं उसकी लेंथ 2 गुना कर दी, लेंथ डबल नहीं हुई। आप मुझे बताओ कोई वायर है, एक बात समझना जरा, मैं अब आपको समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई ये एक वायर थी, समझना ये एक वायर है, मैं कह रहा हूं उसको डबल ऑन इट, डबल्ड ऑन इट, इसको डबल कर दिया, मोड़ करके फोल्ड करके डबल कर दिया ऐसे, ये डबल कर दिया। तो आप मुझे बताओ अब इसकी लेंथ क्या हो गई है, पहले से हाफ हो गई ना, अब लेंथ क्या हो गई है, हाफ हो गई है। और ये जो एरिया था, ये जो एरिया था वो क्या हो गया है डबल। तो जब भी वायर को, जैसे मैं यहां भी समझा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये वायर थी, वायर सिलेंड्रिकल होती है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे ये वायर थी, ठीक है, और लंबी बना लेते थोड़ी। जैसे ये वायर थी, इस वायर की लेंथ L थी, इस वायर का ये एरिया A था, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस वायर को डबल कर दिया, डबल ऑन इट, फोल्ड करके डबल कर दिया। फोल्ड करके डबल कर देने का मतलब क्या है कि इस वायर को यहां से बीच में से काटा और इसको यहां लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वायर को ऐसे बना दिया, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला, ये पहले वायर थी पूरी ऐसे, लेंथ पूरी कितनी थी L। अब की बार क्या किया, इसको यहां से बीच से तोड़ा और ये पोर्शन को यहां, इस पोर्शन को यहां ले आए बीच, तो ये पोर्शन यहां से रिमूव हो गया। अब मुझे बताओ कि ये लेंथ अभी भी L है, अब लेंथ कितनी हो गई है L/2। लेकिन ये जो एरिया था, एरिया ये था, एरिया ये, एरिया टोटल कितना हो गया अब ये टोटल एरिया ये हो गया, बोलो अब एरिया कितना हो गया 2A। लेंथ इसको डबल कर देने से, वायर को फोल्ड करके डबल कर देने से लेंथ तो हाफ हो जाती है, एरिया डबल हो जाता है। तो आपने बताना है कि कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। अब बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये लिखा सर कि रेजिस्टेंस पहले कितना था, 4 ओम था, वो बना लेंगे चाहे तो वापस रिपीट करके देख के, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, तब लेंथ कितनी थी वायर की L, और एरिया कितना था A। लेंथ L थी, एरिया कितना था A, ठीक है। जब रेजिस्टेंस कितना था 4। अब when the wire is doubled, when the wire is doubled on it, then length becomes half, and area becomes twice, या डबल, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा डबल, दैट इज कि अब लेंथ जो थी ना बेटे, लेंथ वो L/2 हो जाएगी और एरिया कितना हो जाएगा 2A। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जब ये R 4 ओम था, ठीक है, तो लेंथ कितनी थी L, ऐसे आया होगा R = रो L/A। पहले तो ये फॉर्मूला था भाई, जब रेजिस्टेंस R था, लेंथ L थी, एरिया A था, तो R = रो L/A फॉर्मूला रहा होगा। अब क्या हो गया, अब नया रेजिस्टेंस निकालो R1, नया रेजिस्टेंस। क्या रो तो क्या होती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर पर। रेजिस्टिविटी ना लेंथ पर डिपेंड करती ना एरिया पर डिपेंड करती, मैंने पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक था अपना। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ना लेंथ पर डिपेंड करती ना एरिया पर, तो रेजिस्टिविटी तो रहेगी रो ही। लेकिन ये L कितना हो गया अब L/2, तो ये देखो L/2 हो गया। और ये एरिया कितना हो गया सर, एरिया कितना हो गया 2A, तो नीचे एरिया कितना आएगा 2A, बोलो। तो 2 × 2 कितना हो गया सर, ये 4, यहां लिख देता हूं, ठीक है। देख लेना भाई, यदि शेडो आ रही है ना थोड़ी बहुत, क्योंकि अंधेरा हो गया, काफी रात हो गई है, यदि शेडो आ रही है तो देख लेना R2 तक। तो R1 = ये रो × L डिवाइड बाई 2 2 से, देखो जरा बिचट के बताता हूं, ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 2 2 से 4, 4 × ये क्या बच गया बेटे A, 4 × A, ठीक है। अब मुझे बताना ये क्या हो गया, ये रो L/A, देखो जरा ये रो L/A,
ये किसके इक्वल था, पुराने वाले के, तो ये हो गया सर आर, और नीचे क्या आ जाएगा 4 बोलो, और आर कितना था 4 ओम, आर कितना था 4 ओम, तो ये 4/4 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, अब नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ओम, नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ओम, आंसर आएगा 1 ओम। क्लियर। सेम बेटे ऐसे ही 13 क्वेश्चन है, सॉरी हाँ सेम ऐसे ही 13 क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। वहां पे ये 4 की जगह 6 दिया हुआ है, बस 4 की जगह 6 दिया हुआ है, 6/4 1.5 आंसर आएगा। ठीक है, वो आपको ऐसे ही सोल्व करके मुझे बताएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, इनको सोल्व कीजिए, ठीक है, और मेहनत कीजिए बच्चे, बहुत अच्छे से जम के पढ़ाई कीजिए। चलो ओके, थैंक यू।